सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वफ्द ने मुलाकात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन और उमैर न्याजी उस मुलाकात में शामिल थे और ख़बरें उस मुलाकात से मुतालिक निकल कर सामने आई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सदर मुमलिकत के सामने तजवीज़ रखी गई है कि इलेक्शन के सिलसिले में अपना किरदार अदा करें। चेयरमैन PTI सदर मुमलिकत के इलेक्शन में किरदार से कुछ ख़ास खुश नहीं है और जो भी लोग मुलाकात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके पास जा रहे हैं, उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि सदर मुमलिकत को इस सिलसिले में कुछ अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब एक बयान है आज बड़ा ही दिलचस्प मौलाना फजल रहमान साहब का, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो मसाइल हैं पाकिस्तान के, उसका हल किसी एक सियासी जमात के पास नहीं है, ना ही किसी एक फ़र्द वाहिद के पास है, बल्कि सबको मिलकर चलना होगा, अपनी ज़िद और हट धर्मी को पीछे छोड़ना होगा और पाकिस्तान के बेहतर मफाद के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अब ये उनका इशारा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है कि उनको भी आगे आने वाले इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और उनको भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी हाफिज़ अब्दुल्ला साहब जो चेयरमैन जो तर्जुमान हैं PDM के भी और जमीयत उलमा इस्लाम के भी, उनका भी एक बयान सामने आया था कि एक डील होने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से, लेकिन वक्त का तयन अभी नहीं किया गया और उन्हें वक्त का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर उनको पता है कि ये डील होगी। अब कितनी सदाकत है इन खबरों में और आगे इलेक्शन तक क्या मामलात बनने जा रहे हैं, कौन कौन सी सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत रहेंगी और किसकी शिकायत दूर हो जाएगी। 2-3 रोज़ बाद मियां नवाज शरीफ साहब की भी वापसी हो रही है, उनकी क्या तैयारियां हैं वापसी की और कितने चैलेंजेस उनको दरपेश हैं, सारे मामलात पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी सीनियर तजियाकार आमिर ज़िया साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। राजा खालिद महमूद साहब माहिर कानून है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। राना एहसान साहब, ये जो ख़ास तौर पर बयान है मौलाना फजल रहमान साहब का, वो कह रहे हैं कि किसी मसले का हल जो पाकिस्तान को इस वक्त मसाइल दरपेश हैं, वो किसी एक फ़र्द के बस की बात नहीं है, वो किसी एक सियासी जमात के पास भी हल मौजूद नहीं है। तो क्या इशारा उनका इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब हैं, चूँकि आप लोग पूरी कैंपेन कर रहे हैं कि मियाँ साहब आएंगे, पाकिस्तान के मौशी मसाइल हल होंगे और पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी तो इलेक्शन का माहौल है और हर जमात अपना ही मैनिफेस्टो पिच करेगी और कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स जो हैं वो इलेक्शन के अंदर जीतें। बाद में जब हुकूमत जब ये इलेक्शन हो जाता है मुकम्मल, फिर कोई कोलिशन हुकूमत बनती है, किसी जमात के साथ जो है अलहाक होता है, नहीं होता, हुकूमत में कोलिशन की क्या शक्ल होती है, या एक ही जमात जो है वो मेजॉरिटी ले जाती है, ये चीज़ें तो बाद की बातें हैं। और जाहिर सी बात है, इलेक्शन से पहले तो आपने अपनी जमात का मैनिफेस्टो आगे लेके चलना है, लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है और इस उम्मीद पे बताना है कि आप एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ हुकूमत में आएंगे। तो बिल्कुल मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं, मैं इस हद तक ज़रूर एग्री करूँगा कि पिछले भी 16 महीने एक कोलिशन हुकूमत थी और अगर जिस तरह की पोलराइजेशन इस मुल्क के अंदर PTI ने इंट्रोड्यूस कराई है और जो नफरत के बीज बोए गए हैं, वो चीज़, उसके साथ तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आगे चलने के लिए आपको बड़े बड़े फैसले करने हैं। अगर आपने प्राइवेटाइजेशन करनी है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की, आपने टैक्स नेट को मज़ीद वसी करना है, उसमें मुख्तलिफ को इंक्लूड करना है, आपने और रिफॉर्म्स करनी है, तो फिर डेफिनेटली आपको ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का एक वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए कि वो जो माशी फैसले हैं उसको उसमें उसको सियासी तौर पे ना खेलें उसके साथ। तो और वैसे भी अगर कोई बड़े फैसले करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस नहीं है, उनके खिलाफ कोई केसेस भी नहीं है, इस वक्त वो हमें TV टॉक शोज़ में और मुख्तलिफ मुलाकातें करते भी नजर आते हैं। तो एज पार्टी उनके साथ भी आपको नहीं चलना है, उनको भी आपने उस 9 मई के वाक़यात के साथ टैग कर दिया क्या? नहीं, डेफिनेटली जो लोग तो पोलराइजेशन में नहीं बिलीव करते, जो लोग एक एक्सट्रीम तरीके से सियासत नहीं करते, उनकी लीडर का ये वतीरा था, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, आखिर वो भी स्टेक होल्डर हैं। लेकिन जो लोग इस डिवाइड को और मजीद जो है वो बढ़ाने में जिनका हिस्सा है, जिन्होंने हमेशा नफरत की सियासत की है, तकसीम की सियासत की है, पोलराइजेशन की सियासत की है, वो आपके साथ टेबल पे अगर बैठेंगे भी
तो वो कोई मुल्की मफाद के लिए या सियासत को आगे बेहतर करने के लिए नहीं बैठेंगे। उनका तो एजेंडा बड़ा क्लियर है, उनके माजी उनको बताता है कि वो किस एजेंडे पे चलते रहे हैं, वो उसी एजेंडे पे चलेंगे। लेकिन अगर कोई बेहतर, देखें, जब भी कभी पीटीआई की कोई नेगोशिएशंस के लिए कोई वक्त बना तो वो बड़े अच्छे नेगोशिएशंस करते थे, बड़ी अच्छी बातचीत करते थे, लेकिन वो कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाती थी क्योंकि एक लीडर की अब मामला क्या नेगोशिएशन की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा? एहसान साहब, जरा आमिर जिया साहब की तरफ मैं जाता हूं, उनसे पूछता हूं, चूंकि आज ये बड़ी अहम मुलाकात हुई है जो रऊफ हसन साहब ने और उमैर नियाजी साहब ने सदर मुमलिकत से की है। तो आमिर साहब, क्या सदर मुमलिकत से क्या एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? चूंकि हम बार बार देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाराजी का इजहार कर रही है कि इलेक्शन में उन्होंने वो रोल प्ले नहीं किया जो वो कर सकते थे। और क्या रोल वो प्ले करते हैं? अच्छा खासा एक मैस क्रिएट कर दिया था उन्होंने, इलेक्शन की डेट से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया, वो नहीं गए, तो और क्या हो सकता था उनकी तरफ से? एक बात हमें बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि सदर जो है पाकिस्तान के आइन के रूल से जो है वो बाइख्तियार सदर नहीं है। जो अपने वो गुड ऑफिसर्स इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि रिकन्सिलिएशन के लिए जो मुतारिफ ग्रुप्स हैं जिनके दरमियान कशीदगी है उसके दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करें, लेकिन वहां पर भी उनकी सलाहियत महदूद है कि जरूरी नहीं कि अगर वो दो फरीक हैं तो उसमें से एक फरीक अगर गुफ्तगू के लिए तैयार है तो दूसरा फरीक भी तैयार हो। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनसे अगर ये कहा जाए कि जी सदर ने अपना किरदार अदा नहीं किया, माना कि प्रेसिडेंट हाउस बहुत बड़ी वसी और अरीज इमारत है और सदर का ओहदा बहुत बड़ा ओहदा होता है, बड़ा मोहतरम ओहदा होता है, लेकिन आइन के रूप से जिस हमारी गवर्नर की कोई बेचारे की उसके पास इख्तियारात नहीं होते, सूबाई गवर्नर के पास, तो सदर के पास भी नहीं होते, बहुत लिमिटेड होते हैं। और एग्जीक्यूटिव पावर जहां पर होती है, अगर वो उनकी फरमाइशों पे या उनके जो समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनके वो हैं हिदायत, उसके ऊपर भी अगर अमल ना करें तब तो बिल्कुल एक तरह का है ना कि उनके पास ब्रोकन वो है, उसके पास मतलब उनके पास विंग्स नहीं है कि उस चीज को इम्प्लीमेंट करा सके। तो मेरे ख्याल में ये जो भी लोग तनकीद करें कि जी सदर ने किरदार अदा नहीं किया, तो सदर जो है वो ज्यादा किरदार अदा कर ही नहीं सकता, मेरा अर्ज ये करना है। दूसरी बात जो आपने बड़ी अहम की वो ये कि जो मौलाना फजल रहमान साहब ने आज गुफ्तगू की है और जो उन्होंने आज नहीं बल्कि मुसलसल करते आ रहे हैं, इंडिकेशन उनका आप देखें कि पिछले एक दो हफ्ते से बड़ा मौसर अंदाज में वो पेश कर रहे हैं कि सियासी जमातों को एक दूसरे को जगह देनी चाहिए। अब यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि डेविल लाइज इन डिटेल, कि जब आप उसमें फ्रीज जो है वो तो उसमें छुपा हुआ होता है कि आप गहराई में जब जाते हैं तो उस गहराई पे सवाल ही पैदा होता है कि उनकी क्या इससे मुराद है। अगर यानी कि सियासी जमातें बैठे और वो एक दूसरे के रहनुमाओं के लिए रास्ता निकालें, एक तो उसका ये मतलब समझ में आता है कि जी नवाज शरीफ साहब पे जो केसेस हैं आप भूल जाएं, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है उनको जो भी उन्होंने किया उसको माफ कर दिया जाए, या सियासी जमातें जो हैं वो इश्यूज पर बैठती हैं। और इश्यूज ये हैं कि रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के जितने मेजर पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो इस बात पे कहें कि जी हमारी पाकिस्तानी मोरालिटी कहती है कि जी राना साहब ने तो बड़ा क्लियर किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो 9 मई में मुलव्विस हैं तो उनसे तो कोई भी सियासी जमात बात नहीं करना चाहती। नहीं, मैं तो अभी मैं उनके फॉर्मूले पे बात करूँ ना, वो तो एक अलग बात है कि ये बात नहीं करना चाहते और कोई बात करना चाहता है, वो बिल्कुल अलग बात है। मैं ये बात करूं कि अगर हमारे यहाँ जो ग्रैंड फहमत की बात हो रही है उसकी बुनियाद क्या होगी? उसकी बुनियाद शख्सी होगी कि शख्सियतों को जगह मिलनी चाहिए, वो इशू बेस्ड होगी। वो इशू ये हमारे यहाँ ग्रैंड कंसेंसस की बड़े इत्तेफाक कर रहा है कि कौमी जरूरत है कि जी हमारी सियासी जमातों में जमहूरियत चाहिए, हमें ये फला माशी इस्लाहात करनी है और हमारी जो भी अगली जमहूरियत होगी उसका प्रीमियम बदनवानी नहीं होगी। रिकन्सिलिएशन का ये मतलब नहीं कि किसी ने अगर कानून तोड़ा हो, बदनवानी की हो, किसी ने मतलब और कोई जुर्म का इर्तिकाब किया तो उसको माफ कर दें। तो आपको कोई अपनी मोरालिटी की बुनियाद पर, देखिए पाकिस्तानी मोरालिटी भी कोई चीज है, मैं ये टर्म इस्तेमाल जानबूझ के कर रहा हूँ, हालांकि मोरालिटी यूनिवर्सल होती है आजकल के दौर में। आप कहीं किसी जमहूरियत में बात करें वो कहेंगे जी जो क़यादत है उसको दयानतदार होना चाहिए, ठीक है ना, ये तो यूनिवर्सल है ना। तो चले हम यूनिवर्सल नहीं कहते, हम कहते हैं पाकिस्तान की रूट से, हमारे इस्लाम की रूट से भाई दयानत होनी चाहिए, अमानत होनी चाहिए। इस चीज पे आप एग्री करते हैं, हमारे तमाम पोलिटिकल पेयर्स इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशमेंट उसको एग्री करना चाहिए। फिर पार्टीज में जमहूरियत होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज के रिफॉर्म होने चाहिए, उसमें इंतखाबात होने चाहिए, ये ना हो कि किसी एक फर्द की वो गुलाम बन जाए पार्टी या किसी खानदान की जो है गुलाम बन जाए। तो आप जो है इश्यूज के ऊपर बात करें, और इश्यूज जो है फर्ज करें मौलाना ने उस चीज को नहीं इंटरप्रेट किया, उन्होंने एक इबाम रखा, लेकिन बतौर तजज़ियाकार मेरे ख्याल में हमें ये सवाल उठाना बिल्कुल जायज बनता है कि आपका जब आप कह रहे हैं कि अकोमोडेट करें एक दूसरे को, तो किस बुनियाद पर अकोमोडेट करें? उनके जराइम, उनकी बदनवानी को भुला के करें, या पाकिस्तान को आगे चलने के लिए एक मुस्बत रास्ता दें, साफ रास्ता दें कि जिसमें अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा हो, रियासत पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा हो।
कि रियासत पाकिस्तान मजबूत होकर, ताकतवर होकर उभर कर सामने है। सही। अब चलें, अब 3 दिन बाद मियाँ साहब की भी वापसी हो रही है ज़ाहिर है इस पूरे सिस्टम में, और अब उनकी जो हामी जमातें हैं, जो उनकी हलीफ जमातें हैं, वो तो उन्हें वेलकम करेंगी, लेकिन राजा खालिद महमूद साहब मियाँ साहब से की जो 24 से 36 घंटे में दरखास्तें दायर होनी है, उन पर जो 2 रेफरेंसेज हैं उसमें तो उन्हें एक में 10 साल कैद 80 लाख पाउंड की सज़ा हुई थी, एक में उन्हें 7 साल कैद की सज़ा हुई थी। तो अब ये इन पर इतनी आसानी से ये जो बेल मिलने की बात कह रहे हैं, ये मिल जाएगी प्रोटेक्टेड बेल? तो देखिए, प्रोटेक्टिव बेल क्या होती है? भला प्रोटेक्ट सिर्फ इतनी सी एक कंसेशन होती है कि मुझे गिरफ्तार किए बगैर अदालत में आने दें, मुझे हैंडकफ किए बगैर अदालत में आने दें, मैं आपके सामने सरेंडर करना चाहता हूं। उसके बाद कोर्ट की मर्जी पे, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे, कोर्ट के डिस्पोजल पे, कोर्ट की मर्जी पे अपने आप को छोड़ना चाहता हूँ। ये होती है प्रोटेक्टिव बेल। अब कोर्ट की मर्जी है, उन्हें 2 दिन की देती है प्रोटेक्टिव बेल, 10 दिन की देती है, 3 दिन की देती है, 1 वीक की देती है। डिपेंड्स अपॉन दी कंसर्न कोर्ट। वो तो मेरा ख्याल है साहब, जितने दिन की भी बेल मिलती है उस दौरान जो एक्टिविटीज होती हैं उस शख्स की, मुताल्लिका शख्स की, वो उनसे मुताल्लिक कोई ऑर्डर होता है? नहीं, वो पब्लिक स्पीच भी कर सकता है, वो जलसे भी कर सकता है, वो सरकारी प्रोटोकॉल भी इंजॉय कर सकता है? कोई किसी मेरिट को टच नहीं करते। वाइस के प्रोटेक्टिव बेल है जी कि मुझे एयरपोर्ट पे गिरफ्तार ना किया जाए। मियाँ साहब की सजा ये होगी, मैं कोर्ट के रूबरू हाजिर होना चाहता हूँ। अब उनकी पता नहीं स्ट्रेटेजी क्या है, शायद उसी दिन वो कोर्ट में हाजिर होके खुद अपना वो सरेंडर करें और उन्हें कोई 3-4 दिन का मौका दिया जाए, और उसके बाद वो कहें कि मैं जो मेरा ओवरस्टे था इंग्लैंड के अंदर, मैं 2 माह के लिए गया था, 4 साल के बाद वापस आया हूँ, उसे मैं किस तरह से जस्टिफाई करता हूँ, ये कोर्ट के सामने रखूंगा, तो उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो फिर अगर कोर्ट उससे सेटिस्फाई होती है, 426 की एक प्रोविजन है हमारे ज़ाब्ता फौजदारी की, जिसे हम CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, वो ये कहती है जी कि सस्पेंशन है दैट रिलेटेड टू द सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस, तो वो भी मूव की जा सकती है कि मेरी सजा को सस्पेंड किया जाए। और उनके पास एक केस में बड़ा वैलिड ग्राउंड आ गया है, एवन फील्ड के केस में, वो ये कि उनके जो को एक्यूज हैं वो बरी हो चुके हैं उस केस में, मरियम नवाज भी और उनके साथ कैप्टन सफदर भी। तो लिहाजा अब इट डिपेंड कि कोर्ट क्या करती है, ये कोर्ट पे है, वो आने वाले दिन बताएंगे। और ऐसे भी कर सकते हैं कि वो सरेंडर कर दें कोर्ट में जी कि ठीक है मैं अपनी गिरफ्तारी देता हूँ, तो मैं जेल जाना चाहता हूँ, उसके बाद मेरी चले अब वो कितने दिन का रिलीफ मांग रहे हैं, ये जरा राना एहसान साहब से पूछ रहा हूँ। राना साहब, ये जो दरखास्तें दायर होनी है इसका एक ड्राफ्ट तो मुकम्मल कर लिया गया है, इसका मतन तैयार हो चुका है, अब उसमें लिखा क्या है, कितने दिन का रिलीफ मियाँ साहब को चाहिए? नहीं, हफ्ते की शाम वो पहुंच रहे हैं, तो क्या वो पीर को पहली फुर्सत में वो अदालत हाजिर हो जाएंगे, या वो इससे भी ज्यादा कुछ टाइम चाहते हैं अभी सोचने समझने के लिए? देखिए, ये तो अभी लीगल टीम जो है वो अब ये सारे अहदाफ सामने जब लाना चाहेगी वो खुद अनाउंस करेगी, लेकिन प्रोटेक्टिव बेल के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। और ये चीज़ भी तय है कि मियाँ साहब जो लीगल कोर्स है उसके सामने अपने आप को सरेंडर करेंगे। कोई हमारी ख्वाहिश नहीं है कि हमें कोई जो है वो गैर कानूनी या कोई एक्स्ट्रा कोई लाडलापन के तौर पे कोई रिलीफ दिया जाए। जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे किए जाएंगे, और हमारी जो भी इस्तदा है, जो भी रिक्वेस्ट है, वो हमारी कोर्ट से है। और हम पुरुमीद हैं कि अब तो चीज़ें ये बड़ी क्लियर हो गई हैं कि किस तरीके से टारगेट किया गया मियाँ साहब को। तो हम रिलीफ के जो है ये कानूनी जो कह लें कि एक न्यूट्रल इंसाफ के लिए हम इंतज़ार में हैं, और हम पुरुमीद हैं कि हमें मिलेगा। वो कितने दिन बाद वहाँ सरेंडर होंगे, कब होंगे, ये तो लीगल टीम जो है वो स्ट्रेटेजाइज करेगी कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। और लेकिन बात ये है कि जो 2018 की नाइंसाफियाँ थी, चाहे वो आपने पनामा से इकामा बनाया, फिर आपने उनकी वजारत उज़्मा छीनी, सदारत छीनी पार्टी की, फिर आपने RTS बिठाया, फिर उनको जेलों में डाला, एक पूरी एक प्लान के तहत ये सब कुछ किया गया। तो ये चीज़ें अब बड़ी क्लियर हैं पाकिस्तानी पब्लिक को, अवाम को, और लेकिन उसके बावजूद जो लीगल ड्यू कोर्स है वो फॉलो किया जाएगा।
ठीक है, लेकिन साहब इनकेस अगर ये रिलीफ नहीं मिल सका, चूंकि ये उम्मीद है ना, अभी आपको यकीन तो नहीं है, अगर ये ना मिल सका तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? जलसे का ऐलान आप लोगों ने पहले कर दिया और अदालत आप लोग बाद में जा रहे हैं। लेकिन जब ऐसा कोई वक्त आएगा तो उस वक्त हम अपना अगला लाएमल रखेंगे, लेकिन अभी तो हमें पूरी उम्मीद है कि उनको प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी, क्योंकि ये एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अनहोनी हो। ये मुमकिन है कानूनी तौर के ऊपर, और अदालत ने इसका फैसला करना है। तो जब वो खुद इस चीज़ के लिए एग्री है कि वो अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं, तो फिर ये कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है कि उनको एक आधे दिन की 2 दिन की प्रोटेक्टिव बेल मिल जाए, जब तक वो खुद अपने आप को अदालत में ना पेश करें। ठीक है, तो आमिर रज़ा साहब, ये क्या इम्पैक्ट आप मियां साहब का खास तौर पर वो 21 जनवरी के रोज़ देख रहे हैं, जब वो शाम में अगर वो वहाँ पहुँचे, प्रोटेक्टेड बेल उनको मिल गई और वो मीनार पाकिस्तान में मौजूद हों, जितना क्राउड एक्सपेक्ट किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं, क्या वो वाकई पूरे होंगे? उसी तरह से उनको वेलकम मिलेगा जिस तरह से इस वक्त बताया जा रहा है? देखिए, एक तरह से तस्लीम करना पड़ेगा कि नवाज शरीफ साहब एक बहुत बड़ा सियासी जुआ खेल रहे हैं, अपने जिंदगी की सियासी कैरियर की एक बड़ी अहम इनिंग्स का आगाज करें जो मेक और ब्रेक होगी उनकी पॉलिटिक्स के लिए। बात ये होती है कि बाज़ औक़ात जो होता है कि सियासतदान जितना पुराना होता है तो बाज़ औक़ात ये होता है कि दुनिया उसके इर्द गिर्द जो है बदल जाती है। तो आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बहुत बदला हुआ पाकिस्तान है। जो हमारे यहाँ 20वीं सदी के जो भी रहनुमा हैं वो 21वीं सदी के साथ कंपेटेबल नहीं है। हमारे जो 35 बरस से कम उम्र के लोग हैं, 35 साल के लोग हैं, उनकी समझ में नहीं आता, उनकी समझ में मौरूसी सियासत नहीं आती। उनको याद आता है कि जनाब मतलब है कि माजी में क्या किया गया, इतनी लोगों की याददाश्त जो है वो कमजोर नहीं है, गोल्ड फिश वाली याददाश्त नहीं है। तो बहुत सारे सवालात हैं और आपको ये नून लीग की डेस्परेशन नजर आएगी कि अगर वो जलसा करती है, उन्हें खाना खिलाना पड़ता है, कहीं पे मोटरसाइकिल की बात करनी पड़ती है, तो माशाल्लाह जन्नत तक की उनके, एक मैं देख रहा था क्लिप, अदाए मजाक, पता नहीं वो संजीदा थे, मजाक कर रहे थे कि जी जो जलसे में शरीक होगा उसको जन्नत में जगह मिलेगी। तो अब जब इस हद तक चीजें अगर चली जाएं तो फिर तो बड़ा सवालिया निशान होता है। फिर आप ये देखें कि सिर्फ दावे हो रहे हैं नून लीग की तरफ से कि वो आकर तकदीर कौम की बदल देंगे और वो मईशत को बहाल करेंगे, लेकिन पूछा जाए कि जी 40 साल जो उनकी सियासत के से पहले के थे उसमें कितनी कौम की तकदीर बदली, और बहुत सारे जो मसाइल का आज पाकिस्तान शिकार है वो नून लीग की जो फ्लॉड पॉलिसीज थी माजी की, चाहे एनर्जी पॉलिसी हो चाहे कोई और हो, उसकी वजह से है। डिबेटेबल बात है, जाहिर है कि हमारे जो नून लीग के दोस्त हैं उसके इसका जवाबी गजल कहेंगे, बिल्कुल मानते हैं, और ये बहस चलनी चाहिए, हेल्दी एक मुस्बत बहस है, सेहतमंद बात है। लेकिन लोग ये हर चीज पे सवालिया निशान है नवाज शरीफ साहब के, और यहाँ पर अगर वो समझते हैं कि जो उनकी लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, कि हमने जो पढ़ा लिखा और जो हमारी कानून के माहिरीन से बात हुई, वो कहते हैं कि जी अगर आपके ऊपर मतलब है कि सिर्फ फर्द जुर्म आयद हुआ और आपको सजा ना हुई हो तो आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सजा याफ्ता हो और मफरूर हो तो ये चीज जो है बहुत ही मुश्किल लगती है। ठीक है, फिर लेकिन हमारे यहाँ कानून वजाहत लेते हैं राजा खालिद महमूद साहब से भी, लेकिन उससे पहले अगर राना साहब आप क्या रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं आमिर साहब की बात पे? कुछ ये जो इस्लामी टच वाली वो बात कर रहे हैं, वो आपके जलसों में भी इस्लामी टच नजर आ रहा है, खानों की भी आप लोग ऑफर कर रहे हैं, बाकायदा टेबल्स भी लगी हुई होती हैं। नहीं, देखें जी, लाखों की पार्टी है, अगर उसके अंदर एक आदमी कोई अजीब सी बात कर लेता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी पॉलिसी है। कोई मोटर बाइक्स, कोई, मैं आपको अपने हल्के फैसलाबाद की बात बताऊं तो अभी ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही हमें, फुली बुक्ड हो चुकी है। मेरे पास ज्यादा लोग आ रहे हैं कि हम लाहौर जाना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको उस तरीके से अकोमोडेट नहीं कर पा रहा। तो एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है पीएमएलएन के वर्कर्स की तरफ से, वो एक्साइटेड हैं, एक इंथुजियाज्म की लहर है कि मियां साहब वापस आ रहे हैं। तो ये तो आपको इंशाल्लाह ताला एक रिकॉर्ड वेलकम होने जा रहा है जो कि पूरी कौम देखेगी। बाकी जो टारगेट्स दिए गए हैं पार्टी को या लोगों को, ये तो पार्टी तंजीमों की एक नॉर्मल 21 तारीख को ये देखेंगे कि आप लोग के जो दावे और यकीन है वो कितना सही साबित होते हैं। राजा खालिद साहब, ये जो अभी आमिर साहब ने बात की, चूंकि वो तो कन्विक्टेड हैं और लीगल स्टेटस जो उनका है वो तो एब्सकॉन्डर भी डिक्लेयर हो चुके हैं, तो उनके लिए कितना आसान होगा ये प्रोटेक्टेड बेल अप्लाई करना और फिर मिल भी जाना, और अगर मिल गई तो कोई हैरत नहीं होगी आपको? देखिए, हैरत की बात नहीं है, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि प्रोटेक्टिव बेल कभी मेरिट पे नहीं दी जाती, केस के मेरिट को टच नहीं किया जाता। इसमें सिर्फ एक रसाई होती है, कोर्ट को एक्सेस करना, जस्ट टू अप्रोच द कोर्ट, जस्ट टू एक्सेस द कोर्ट। ठीक है, एक बंदा कहता है कि मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन आप मुझे गिरफ्तार करने की बजाय मैं खुद आ रहा हूँ आपकी तरफ,
तो कोर्ट अमूमन और usually राजा साहब बस एक practice एक जुमले है में बता दीजिएगा, अगर मियां नवाज शरीफ साहब के अलावा कोई एक आम शख्स भी ये अर्जी लेकर अदालत जाए तो उसको भी अदालत दे देगी प्रोटेक्टेड बेल? कि बहुत लोगों को मैंने खुद करवाई है। एक बंदा भाग गया था, एब्सकॉन्डर था, वो स्पेन के अंदर कोई 10 साल तक रहा। उसके बाद फिर जब वो पढ़ा था, ठीक है, तो आपको पता है कि दूसरी पार्टीज को पता होता है, अंदाजा होता है कि हमारा मुखालिफ आ रहा है पाकिस्तान, वो उसे एयरपोर्ट पे गिरफ्तार करवाना सही। चाहते थे। उसकी मैंने प्रोटेक्टिव बेल ली, फिर वो कोर्ट में आके उसने सरेंडर किया। फिर जब केस पे ठीक है, बहस चलें आप हुई, ही कह रहे हैं कि एक बड़ा ही आसान केस- से कानूनी प्रोसेस होगा और मियां साहब को प्रोटेक्टेड बेल मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजा खालिद महमूद साहब, आमिर जिया साहब, राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस वक्त जो मुल्क की मईशत हमें कुछ बेहतरी के आसार उसमें नजर आ रहे हैं, संभलती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे हम जानेंगे कि मुस्तकबिल में वो क्या सूरत हाल और मजीद कितनी बेहतरी देख रहे हैं। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। आज से 6-7 हफ्ते पहले की बात है कि पाकिस्तान की मईशत बहुत ही मंझधार में फंसी हुई थी, बहुत बुरे हालों में थी। हम देख रहे थे डॉलर 300 की हद को अबूर कर गया था, रुपया मुस्तकिल गिर रहा था, महंगाई अपने उरूज पर थी और एक आम आदमी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल में थी और वो ये सोच रहा था कि आखिर कभी पाकिस्तान के अच्छे दिन भी आएंगे या नहीं आएंगे। फिर हमने देखा कि आर्मी चीफ ने बहुत सारे मामलात का चार्ज कंट्रोल में लिया, उन्होंने अपने हाथ में संभाला और एक्शन लिया। उन्होंने महंगाई के खिलाफ न सिर्फ स्मगलिंग की रोकथाम की गई बल्कि डॉलर की कीमत को जिस तरह से नीचे लाया गया उसका स्टॉक मार्केट पर भी बड़ा बेहतर असर पड़ा और अब आहिस्ता आहिस्ता उसके असरात महंगाई की कमी की सूरत में भी सामने आ रहे हैं। तो जो अगले चंद माह हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, उसमें मजीद क्या क्या बेहतरी की गुंजाइश है, मजीद कितने अच्छे दिन पाकिस्तानियों के आ सकते हैं और क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। दरअसल ये अभी तो शायद ये नुक्ता आगाज़ है। अब पाकिस्तान की मईशत को अगर संभाला लेना है तो ये निगरान हुकूमत का तसलसल और फिर उसके बाद जब मुंतखब हुकूमत आएगी तो उसके बाद क्या तब्दीलियाँ रोनुमा हो सकती हैं, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ारत ख़ज़ाना है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरबाब, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। सर आप ये फरमाइएगा सबसे पहले तो ये जो 6 हफ्ते में हम पाकिस्तान में एक मईशत का संभाला आप देख रहे हैं, मईशत को संभलता हुआ देख रहे हैं, ये कितनी पॉजिटिविटी पाकिस्तानियों के लिए आगे आने वाले दिनों में आ सकती है, ऑलरेडी आ चुकी है, ये अभी नुक्ता आगाज़ है, आने वाले दिनों में आप हालात कहाँ देख रहे हैं, ज़रा पहले ये बताइएगा। आपको याद होगा कि जुलाई में पाकिस्तान ने IMF का प्रोग्राम साइन किया, उसके बाद एक मैक्रो स्टेबिलिटी जो है वो दिखाई देनी चाहिए थी, बट हुआ यूं कि पाकिस्तान में अनसर्टनिटी चूंकि एक डेवलप कर गई थी और रुपए की कदर जो है वो बतदरीज कम हो रही थी। रुपए डेढ़ डेली के बेसिस पे जो रुपया था वो अपनी वैल्यू बाकी करेंसीज के अगेंस्ट खो रहा था। तो फिर पता ये चला कि एक डॉलर की होर्डिंग हो रही है, एक डॉलर राइजेशन हो रही है इकोनॉमी में। लोग रुपए की जगह एक ओपन मार्केट के बाहर जाकर, आप हैरान होंगे कि एक नई मार्केट क्रिएट हो गई जो कि एक इललेजिटिमेट, इलिसिट, इरेगुलर मार्केट थी। नो योर कस्टमर किए बगैर वहाँ पे ह्यूज डॉलराइजेशन हो रही थी। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की पेमेंट भी वहाँ से हो रही थी, स्मगलिंग की पेमेंट भी वहाँ से हो रही थी। तो एस्टैब्लिशमेंट ने जो एक्शन शुरू किया वो ये था कि इसको कर्ब किया जाए और वापस जो ओपन मार्केट है एक्सचेंज कंपनीज की और जो इंटर बैंक है वहां पे ये काम किया जाए। उससे आज 28 दिन 11% इंटर बैंक में और तकरीबन 20% ओपन मार्केट में रुपए की कदर में इजाफा हुआ। और ये सबसे बड़ी वजह इसकी जो थी, जो डॉलर का जो खींच थी वो सारी आ रही थी जो लोग रोज इन्वेस्ट कर रहे थे। ना वो इन्वेस्ट कर रहे थे रियल एस्टेट में, ना वो इन्वेस्ट कर रहे थे स्टॉक मार्केट में, ना मैन्युफैक्चरिंग में, बल्कि डॉलराइजेशन में। उसकी वजह से आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में 48 रुपए तकरीबन पेट्रोल में और इसी तरह 26 रुपए डीजल में 2 हफ्ते में बेहतरी दिखाई दी है। कुछ इंटरनेशनल मार्केट भी नीचे जरूर आई है, ये भी बात सही है। अब इन सारी चीज़ों से अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे फिर कुछ और पॉलिसी स्टेप्स लिए गए, कुछ पॉलिसी स्टेप्स एक्सचेंज कंपनीज पे लिए गए। सो मेनली जो इम्पटस है वो इस चीज़ से आया है, जो इस वक्त रुपए की कदर मुस्तहकम हुई है, जो हमने स्मगलिंग पे काबू किया है, जो हमने अपनी देखा है कि प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज की अभी भी ठीक आ रही है डिस्पाइट इस फैक्ट के कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो कलीदी मसाइल हैं अरबाब वो अपनी जगह कायम है। जो एनर्जी सेक्टर के हैं, जो FBR के हैं, जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी के हैं, वो सारे तो अपनी जगह कायम है। ये नहीं है कि वो सारे हल हो गए, बट इन द शॉर्ट रन जो मैक्रो स्टेबिलिटी पाकिस्तान ढूंढ रहा था
उसकी तरफ हमने कुछ कदम रखे हैं। अब इसको हमने सीमेंट करना है अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क से, इसको सीमेंट करना है जो हमने जिसको कहेंगे जो मईशत का ढांचा है, जिसको अंग्रेजी में ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हम कहते हैं, उसकी तरफ जाने के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि हम कितने डीप उन एरियाज में जाएंगे। आई थिंक दैट विल डिटरमिन द फ्यूचर। आज जहां खड़े हुए हैं एक थोड़ी सी सर्टेनिटी आई है और आई थिंक थोड़ा सा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो भी वापस आया है। आज KSE 100 इंडेक्स ने भी जरूर 50,000 के करीब जाकर वहां से वापसी की है, विच इज आफ्टर 6 years। सो यू नो थोड़ा सा इन्वेस्टर्स ये समझ रहे हैं कि आने वाले दिन शायद मोर स्टेबिलिटी की तरफ मुल्क को लेके जाएंगे। याद रखिए इन द शॉर्ट रन 30 सितंबर के टारगेट्स पे बेस करके नवंबर में पाकिस्तान का निहायत ही इम्पोर्टेंट IMF का रिव्यू है। आई एम होपिंग कि पाकिस्तान सब अहदाफ पूरे किए हुए होगा, बिकॉज एक्सटर्नल फंडिंग सब उससे डिटरमिन होगी पाकिस्तान की आने वाले दिन। खान साहब, पिछली 2-3 जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, हमने जब देखा कि उनके टेन्योर में मुस्तकिल डॉलर बढ़ता रहा। जब PMLN गई तो वो कहते हैं हम 115 पर छोड़ कर गए, लेकिन एक्चुअल फिगर शायद 122-124 के अराउंड था। फिर PTI की गवर्नमेंट जब खत्म हुई तो वो बढ़ते बढ़ते वो ऑलमोस्ट 190 के अराउंड पहुंच चुका था। फिर PDM गवर्नमेंट आई, वो जब गई है तो वो कोई 280 के अराउंड उसने पहुंचा दिया। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ये एक निगरान गवर्नमेंट, निगरान सेटअप है। इसके दौर में 300 क्रॉस किया, लेकिन ये वापस लाने में कामयाब हो गए। तो ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, इनको क्यों इस महाज पर नाकामी का सामना करना पड़ा है? देखिए अरबाब, हम चूंकि बहुत पाकिस्तान में रुपए की जो कदर है उसको एक अहम बैरोमीटर समझते हैं, इसको एक थर्मोमीटर या बुखार ही समझना चाहिए इकोनॉमी का। जब इकोनॉमी अच्छी बिहेव कर रही होती है, जब आपके एक्सटर्नल फ्लोज अच्छे होते हैं, जब आपकी पैदावारी सलाहियत अच्छी होती है, जब आप एनर्जी के लिए दुनिया पे डिपेंडेंट नहीं होते, जब आप इंडिजिनस रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे होते हैं और दुनिया को जो कुछ बेच रहे होते हैं और दुनिया से जो कुछ खरीद रहे होते हैं उसमें एक गैप नहीं होता। अब ये सब चीज़ें पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती थी पिछले कई दहाइयों को देख लें। एक्सटर्नल सेक्टर का करंट अकाउंट का खसारा चलाते थे, मालियाती खसारा चलाते थे, एनर्जी का खसारा चलाते थे। आप मुझे खुद बताइए, अगर ये सब ऐसी इकॉनमी होगी तो उस इकॉनमी की जो करेंसी है उसमें क्या वैल्यू होगी? एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत इतनी कमज़ोर है कि 10 अरब डॉलर की एग्रीकल्चर इंपोर्ट करते हैं। अगर आप इस तरह की इकोनॉमी चलाएंगे, इन दी एंड आप दुनिया को अगर कुछ बेच सकते हैं तो आपकी रुपए की कदर जो है वो बेहतर होगी। प्लस पाकिस्तान में डॉलराइजेशन हमने अलाउ की हुई थी, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हम लेते नहीं थे नो योर कस्टमर किए बगैर, चाहे वो हमारे लॉकर्स हो, चाहे वो हुंडी और हवाला हो। अभी भी अरबाब याद रखिए, मेरा नहीं ख्याल कि हुंडी और हवाला जो है वो पूरी तरह रुक गया है। वो क्या है? वो पैसे हैं जो बाहर ही रह जाते हैं और उन प्रॉपर्टीज में दुबई और लंदन में इन्वेस्ट होते हैं और पाकिस्तान कभी आते ही नहीं है। अभी उस पर तो मेरा ख्याल है कि हमने हाथ ही नहीं डाला, अभी तो सिर्फ लोकल डॉलराइजेशन को रोका है। अब अगर ये सब अवामिल आप देखें जो मैंने आपको बयान किए हैं, तो वो इकोनॉमी जिसके फंडामेंटल्स भी कमजोर हो, जिसकी पॉलिसी फ्रेमवर्क भी ऐसा स्ट्रेंथन्ड ना हो कि सारी रेमिटेंस ही पाकिस्तान आ रही हो, हमारा जो ये है एक्सपोर्टर वो भी पैसे बाहर रोक रहा हो, तो फिर वो कैसे अपनी डॉलर की डिमांड को पूरा कर पाएगी? और अगर नहीं कर पाएगी तो खसारा रहेगा और हमेशा प्रेशर रहेगा। इसलिए पिछली हुकूमतें कलीदी फैसले कभी भी नहीं कर पाई। कलीदी फैसले अब भी जो हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली लिए गए हैं, पर पॉलिसी और स्ट्रक्चरल फैसले तो अभी बड़ी दूर हैं। आपका एनर्जी सेक्टर 590 अरब रुपया ब्लीड करेगा इस साल में, ये सीरियस डेंट है। पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशियो 9% भी नहीं है FBR का, ये 12, 13, 14% होना चाहिए। पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो इस साल भी 2% के करीब आएगी, पिछले साल शायद 0 थी या नेगेटिव थी। अगर आप इन चीज़ों को ही देखिए जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो आपको अंदाज़ा होगा। आज पावर्टी का डे है शायद, तो पावर्टी जो है वो पाकिस्तान में बढ़ी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर आपकी पॉपुलेशन 2.5-3% ग्रो करेगी और आपका GDP ग्रो नहीं करेगा, यानी कि इकोनॉमी का हुजम ग्रो नहीं करेगा, तो पावर्टी तो उस मुल्क में बढ़ेगी। सो अगर आप इन सब चीज़ों को देखें तो पाकिस्तान हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। फिर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होती नहीं है। लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं पर गलत चीज़ों में करते हैं। रिटेल में करते हैं, पाकिस्तान की रियल एस्टेट में करते हैं, सोने में करते हैं और डॉलर में करते हैं। इनमें से एक भी चीज़ बता दीजिए तो मुल्क की पैदावार बढ़ाए,
कोई जूती बनाए, कोई नीडल बनाए, माइक्रोचिप तो या गाड़ी की बत्ती तो बड़ी दूर की बात है कि हम बाहर बेच सकें। तो खान साहब, ये ज़ाहिर है इस इन्वेस्टमेंट का मकसद तो सिर्फ ये होता है ना कि ये इन चीज़ों की वैल्यू बढ़ेगी और सिर्फ प्रॉफिट आपको लेना है। अभी जो एक लेमैन की इकोनॉमी होती है वो तो सिर्फ एक इन्फ्लेशन के गिर्द घूम रही होती है, महंगाई बढ़ती है, उसका बजट में गुजारा मुश्किल हो जाता है। पहली बार हम ये देख रहे हैं कि ये जो पेट्रोल प्राइसेस में कमी आई है, डॉलर में कमी आई है, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नजर आ रहा है एक आम आदमी तक जाते हुए। हुकूमत की इंटेंट नजर आ रही है कि एक आम आदमी को रिलीफ देना है। इसमें भी हमारी माजी की तमाम हुकूमतें नाकाम रही हैं, यानी पेट्रोल प्राइस या डॉलर प्राइस अगर कम हो जाती थी तो वो उसके असरात नीचे एक आम आदमी तक तो पहुंचते नहीं थे, क्योंकि अगर प्राइस किसी चीज़ की बढ़ गई तो वो कम होने का तसव्वुर ही नहीं था पाकिस्तान में। अरबाब, मैं इसका पहले दो जवाब दूंगा एज एन इकोनॉमिस्ट और तीसरा जवाब दूंगा एज एन ऑपरेशनल पर्सन हु हैज वर्कड विद द गवर्नमेंट। पहला जवाब तो यह कि मार्केट्स को काम करना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए उन मार्केट्स में, और जब वो कंपटीशन होगा और अगर आपको ये दिखाई देगा कि गाड़ियां नहीं बिक रही हैं तो गाड़ियों की कीमत नीचे आनी चाहिए, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना नहीं चाहिए। पाकिस्तान में कंपेटिटिव मार्केट्स हैं नहीं है, इसमें भी हमारा कसूर है। जो रेगुलेटर है उसने ये काम किया नहीं है पाकिस्तान में। पर आपने देखा कि किया ने 5 लाख की हद तक एक गाड़ियों की कीमतों में कमी की। क्यों की कमी? इसीलिए ना कि गाड़ियां नहीं बिक रही हैं। अभी मैं एक और कोई कंपनी देख रहा था, वो कह रही थी कि रजिस्ट्रेशन की पेमेंट हम कर देंगे। इसी तरह ट्रांसपोर्टर अगर ये देख रहा है कि पिछले माह पाकिस्तान में जो खपत है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वाज द लोएस्ट एंड कंपेयर टू द टाइम जो कोविड था उतनी लो चली गई थी, तो ऑब्वियसली उसकी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी अगर जो है वो खाली जा रही है या कम लोगों से भरी हुई जा रही है तो उसको भी किराया कम करना चाहिए। ये तो हो गई मार्केट की बात, ये हो गई मार्केट इकोनॉमी की बात एज एन इकोनॉमिस्ट। नंबर 2, एक मार्केट्स को रेगुलेट करने की जरूरत है। देखिए, स्टेट बैंक को रेगुलेट करना चाहिए था एक्सचेंज कंपनीज को, और जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वन हैज टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से आपको अंदर आना पड़ा। अब एक कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसको ये देखना चाहिए कि कलूसिव बिहेवियर, ये मैं और अरबाब मिलके ट्रांसपोर्ट की कीमत कम नहीं होने दे रहे बिकॉज हमने एक कलूजन किया हुआ है आपस में। हमने कहा हुआ है कि नहीं, हम 70 रुपए ही चार्ज करेंगे किराया, पहले 50 था जब पेट्रोल कम था, पर हम नीचे नहीं लाएंगे। तो सीसीपी को इंटरवीन करना चाहिए। अनरेगुलेटेड मार्केट्स और फ्री मार्केट्स दो फर्क चीजें हैं। मार्केट्स हैव टू बी रेगुलेटेड बाय द रेगुलेटर। तीसरी चीज, अब मैं अगर ये अपना इकोनॉमिस्ट का हैट उतार दूं तो ऑपरेशनल ये है कि पाकिस्तान में थोड़ा सा नज तो देना पड़ता है ना लोगों को। नज से मतलब है कि थोड़ा सा पुश करना पड़ता है कि भाई ये गलत काम हो रहा है, इसको रोकिए, ये होर्डिंग हो रही है, इसको रोकिए, स्मगलिंग हो रही है, इसको रोकिए। और कीमतें जो हैं वो दोबारा जितनी बढ़ी थी अगर उतनी नीचे कम भी नहीं आती तो कुछ तो डाउनवर्ड रिवीजन जो है वो हमें देखनी चाहिए। ये है एक ओवरऑल तनाजुर। मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों चीजें होंगी, कंपेटिटिव मार्केट्स बिहेव करेंगी, रेगुलेटर बिहेव करेगा, और जो प्रोविंसेस का नज है वो भी आएगा, और हम देखेंगे कि थोड़ा सा बेनिफिट। बट 48 रुपए और 26 रुपए इज समथिंग। अभी उम्मीद करता हूं मैं कि जो मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है वो कन्फाइंड रहेगा, रिजॉल्व हो जाएगा, ताकि जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं कोई कमोडिटी साइकिल ऐसा ना बन जाए जो तकलीफ दे साबित हो हमारे लिए। और खान साहब, ज़ाहिर एक परसेप्शन है एक लेमैन में, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है और बड़ा हकीकत से इसको करीब तर भी समझा जाता है कि किसी भी चीज़ की प्राइस गवर्नमेंट के अपने हाथ में होती है। 100 रुपये बढ़ाकर गवर्नमेंट किसी भी चीज़ का आर्टिफिशियल बहरान पैदा किया जाता है। ऐसे भी चीनी की प्राइस गई 200-220 पे, और अब वो 150-140 पे भी वापस आएगी, जबकि वो स्टार्ट हुई थी 100 से। तो एक आ जाएगा, देखो हमने 60 रुपये कम कर दी, यानी अगर 40 बढ़ाने हैं तो 100 बढ़ा के 60 कम कर दिए जाएँ और 40 का मुनाफा हो जाता है। तो ये वाकई ये एग्जिस्ट करती है ये चीज़? इसमें 3 चीज़ें हैं आगे। पहली चीज़ ये है कि आदादो शुमार हमारे उतने अच्छे नहीं हैं कि हमें पता हो कि हमने कितनी एक्सपोर्ट करनी थी। हमने शायद 2.5 लाख टन एक्सपोर्ट कर दी, पर पता ये चला कि नंबर 2 चीज़ जो हुई वो ये हुई कि बहुत सी स्मगलिंग हो गई, और जब बहुत सी स्मगलिंग हो गई तो मुल्क में कुछ शॉर्टेज पैदा हो गई। जब शॉर्टेज पैदा हुई तो तीसरी चीज़ हमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ये था कि हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे होर्डिंग हो रही है, गोदाम के गोदाम भरे हुए। तो ये तीनों चीज़ों को इकट्ठा देखिए तो आपने देखा कि वो कीमत ऊपर गई। फिर कुछ स्मगलिंग पे और कुछ होर्डिंग पे जब एक्शन हुआ तो आपने देखा 200 रुपए से कीमत जो है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू की। कुछ हमारे लोगों को भी सोचना चाहिए ना कि होर्डिंग जो है वो कारोबार नहीं होता, स्मगलिंग जो है वो कारोबार नहीं होता। पर चूंकि ये लोग बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं और स्टेट ने उस तरह अपनी रिट को एग्जर्ट नहीं किया, और ये स्टेट की भी गलती है, तो ये लोग शायद उस काम के आदी भी हो गए हैं एंड दे आर इंडल्ज्ड। तो आहिस्ता आहिस्ता अब हमें इसको भी अगले 3-4-5 साल में रीथिंक करना है प्रोसेस को। जो शॉर्ट टर्म में किया है उससे थोड़ा सा बेनिफिट आया, बट ये एक जो रेगुलेटर्स हैं उनको अपना रोल प्ले करना है।
शुगर मार्केट में तो बहुत सीसीपी की रिपोर्ट्स हैं इस चीज पे, कलूसिव बिहेवियर की, तो उस पे एक्शन होना है। कोर्ट्स ने भी इसको क्विकली देखना है और इन फेवर ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान देखना है। आई थिंक ये है ओवरऑल तनाजुल इसका। सही। और फिर अब खान साहब, जो इकोनॉमिक पॉलिसी का जो पॉजिटिव इकोनॉमिक पॉलिसी होती है उसकी कंटिन्यूटी कितनी ज़रूरी है? क्योंकि अभी हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, अब आगे इलेक्शन आने हैं, वो 3 महीने 10 दिन बाद होने हैं, तो ये 100 दिन में जो बेहतरी आ जाएगी, उसके बाद अगर कोई मुंतखब हुकूमत आती है हुकूमत में, तो फिर कितना इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए इन चीज़ों को जारी रखना। कल शब्बर जैदी साहब मौजूद थे और वो ये कह रहे थे मेरे प्रोग्राम में कि अगर आप 10 साल तक इन सियासी जमातों को मंजर से गायब कर दें और यही वाला सेटअप इस तरह से चलता रहे, निगरान सेटअप, और ये सारे मामला बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत स्टेबल हो जाएगी। क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस पर आपका? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है कि अनसर्टेनिटी ना रखें मुल्क में, ये ना बिल्कुल सोचें। ऑल द इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स हैव टू पुल इन वन डायरेक्शन। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स ऑफ द कंट्री? द एस्टैब्लिशमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर। जब मैं एस्टैब्लिशमेंट कहता हूँ तो मैं मिलिट्री एंड सिविल दोनों एस्टैब्लिशमेंट्स की बात कर रहा हूँ। Political parties have to pull in one direction. The judiciary has to pull in one direction. And the people of the country, जो policy makers हैं, जो matter करते हैं, they have to pull in one direction. और वो direction क्या है कि पाकिस्तान ने economy को grow करना है, पाकिस्तान ने इकोनॉमी को नंबर 1 रखना है, पाकिस्तान ने इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसका फ्रेमवर्क आगे लेकर चलना है। अब ये कहना कि ये काम पॉलिटिशियंस को बाहर रख के किया जाए, मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन हो पाएगा आज की दुनिया में, जिसमें हम GSP+ भी लेना चाहते हैं, हम फैटिफ में भी नहीं जाना चाहते, हम इंश्योर करना चाहते हैं कि दुनिया में इस निगाह से देखें कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। अभी भी डेमोक्रेसी तो फुल इन वोग है ना, एक केयर टेकर सेटअप है। पॉलिटिकल पार्टीज ही उसको डिले कर गई थी सेंसस की वजह से, वो जब हो जाएगा तो इलेक्शंस हो जाएंगे। सो लेट्स होप कि एक सर्टेनिटी रहे मुल्क में। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हैंड इन ग्लव गवर्नमेंट के साथ काम करती है, सारी दुनिया में करती है, पहले भी करती थी, अब भी जो गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है एस्टैब्लिशमेंट। आई थिंक एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी ये है कि सब बिलीव करें कि हमें जो पुरानी पॉलिसीज जो हम गलत काम करते रहे हैं, ओपीएम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट और अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स जो हैं उधर से निकाल के इन्वेस्टमेंट लाएं, तो कुछ तब्दीली भी करनी है। ये जो लोग कहते जाते हैं ना कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, कंटिन्यूटी, व्हाट कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी? जस्ट लुक एट इट। क्या मैं ये चाहता हूं कि मैं रियल एस्टेट में ही इंसेंटिव देता रहूं? क्या मैं ये चाहता हूं कि मैं टैक्स ना करूं? 60% है मेरा रिटेल एंड होलसेल, ये है इस वक्त पॉलिसी। मैं तो ये नहीं चाहता। क्या मैं चाहता हूं कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पाकिस्तान से कलेक्ट ना हो? मैं तो ये नहीं चाहता। तो मुझे तो ये पॉलिसीज ब्रेक करनी है। ये कौन कह रहा है कि हम कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज पे ही चलते चले जाएंगे? कौन कह रहा था आज से 1.5 महीना पहले कि स्मगलिंग को हमें इसी तरह होते देना है? हमने उसकी पॉलिसी को भी तब्दील किया। मैं तो आपको बहुत सी पॉलिसीज ये कहूंगा कि हमें तब्दीली करनी है अपने माइंडसेट में। हमें उन कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज नहीं चाहिए। हमें बिलीव करना है कि हमारा डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे भरोसा होना चाहिए और IMF का प्रोग्राम करके निकलना है इस चीज में। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनानी है। पॉजिटिव चेंज ऑफ पॉलिसी जो है ये बेस्ड ऑन इंटेंट है या फिर कैपेबिलिटी है? हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में इंटेंट का इशू है या फिर उनका मसला कैपेबिलिटी होता है कि उनकी फाइनेंस टीम्स शायद इतनी साउंड ही नहीं होती या उन्हें हालात से वो आगाही नहीं होती और फिर जब वो गवर्नमेंट में आते हैं तो फिर फंस जाते हैं कि यार ये क्या आदादो शुमार हमारे सामने आ गए। इशू क्या है बेसिक? अरबाब, the most important question in our conversation is this: Pakistan is in a competence challenge. उस कॉम्पिटेंस चैलेंज को हर लेवल पे, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, उसको हल करना पड़ेगा। बहुत से लोगों की कोशिश ये होती है काम करने की, बट आई थिंक द कॉम्पिटेंस जो है वो आड़े आ जाती है। जब तक आप कॉम्पिटेंस के मसले को पाकिस्तान में हल नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जब तक प्रिपेयर्ड नहीं आएंगी पॉलिटिकल पार्टीज भी, बिकॉज कॉम्प्लेक्स मसाइल हैं, बहुत मुश्किल मसाइल हैं। आपने बहुत ही अच्छी निशानदेही की है। इंटेंट हो भी जाए तो जब तक वो कॉम्पिटेंस टू इम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट्स टू मेक द फ्रेमवर्क्स नहीं आएगी, ये मसला हल नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान नजीब साहब साबिक वज़ारत ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी पॉजिटिव उन्होंने गुफ्तगू की और सारे वे आउट्स बताए कि किस तरह से लॉन्ग टर्म पॉजिटिव पॉलिसीज़ अगर बनाई जाएँ तो पाकिस्तान इस मुआशी बदहाली से और इस मझदार से निकल सकता है। और ये नुक्ता आगाज़ एक है, ये यहाँ से पाकिस्तान के अच्छे दिनों की उम्मीद हम लगा सकते हैं। इसी नोट के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।